अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिज़वान कादरी। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और अब मैं एमटेक कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये एक हमारा इनिशिएशन है स्टूडेंट्स क्लासेस के नाम से। हमारा मकसद ये है, हमारा पर्पस ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि 11th एंट्रेंस चाहे वो AMU का हो चाहे वो जामिया का हो, वो कैसे क्रैक करते हैं, कैसे क्वालिफ़ाई करते हैं। यानी आपका क्या प्लान ऑफ स्टडी होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ना, क्या ज़रूरी नहीं है, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, पूरा आपको पैटर्न हम बताएंगे। अभी 1 महीना तकरीबन रह गया एंट्रेंस में, तो हम लोग जो है आपको पूरा पैटर्न बताएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोगों ने जो आपका सिलेबस है, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको, तो जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है वो 9th के 15 चैप्टर्स हैं और 10th के 15 चैप्टर्स हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि 50-50% आता है दोनों सिलेबस, और कोई कहता है कि 60% 9th का आता है, 40% 10th का आता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में होता ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का और 10th क्लास का, दोनों के फर्स्ट चैप्टर तकरीबन सेम है, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो चैप्टर्स कॉमन हैं, बेसिकली बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कॉमन हैं, उन चैप्टर्स को कंबाइन करके कुछ टॉपिक्स हमने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स हैं जो 9th और 10th को कंबाइन करके निकाले गए, और ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले एंट्रेंसेस में पूछे गए, यानी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ये, और जो अभी आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग हमारे लेक्चर्स को फॉलो करिए शुरू से लेकर एंड तक। तो देखिए आपको इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन एंट्रेंस में अभी तक आए वो सीखने को मिलेगा, और बहुत सारा बेसिक और कुछ जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स और ट्रिक्स होती हैं, बेसिकली वो मेरा मकसद है आपको सिखाना, ठीक है। मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन भैया ऑफलाइन पढ़ाया। आज फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि क्योंकि कुछ दोस्त हैं वो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो 9th क्लास और 10th क्लास में कॉमन है, वो है नंबर्स से रिलेटेड, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि बेसिकली होता ये है कि जितने भी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नंबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से 2 नंबर हैं? एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हम बात करें तो 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। याद रखना इमेजिनरी नंबर का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका 11th क्लास में जब हम लोग जाएंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो है पर्पस वो है रियल नंबर्स में, ठीक है। अब रियल नंबर्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो वो 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं आपका रैशनल नंबर्स और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। अब बात यह है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो एक बेसिक सी डेफिनेशन दे रहा हूँ जो सारा डिस्कशन का निचोड़ समझ लेना। वो ये कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्या बोला मैंने? वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उन्हें कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब समझना ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है। बाकी जितने नंबर बचे इसके अलावा वो सारे रैशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब समझना ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिक सी बात है, अगर हम समझें इसे, मैंने 4 नंबर लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो पहला नंबर है 5.386951, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे चलते रहना, कंटिन्यू रहना, ठीक है। तो ये नंबर जो है
कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद 1 पे जाके रुक गया, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर मान लो लेता मैं ऐसे 2.896152831 और ये डैश डैश डैश, तो ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये है टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेट का मतलब होता है इंग्लिश में रुक जाना, है ना, फुल स्टॉप जहाँ आ गया, और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है चलते रहना। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर और ये आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज़ क्या, मान लो 3.865865865 और ये इसी तरीके से डैश डैश कर दिया आगे। इस नंबर को बोलेंगे क्या, देखो इसमें कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है, 865 865 865 ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये रिपीटिंग नंबर है। क्या है बोलो, रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग के लिए एक वर्ड आता है रिकरिंग, बार बार आना, रिकरिंग। ठीक है, तो ये इसी का नाम है, रिपीटिंग कह लो या रिकरिंग कह लो। रिकरिंग का मतलब बार बार अकर करना, बार बार आना। ठीक है, रिपीटिंग नंबर। और मान लो 2.563219 ये है। अब ये नंबर कैसा है बताओ, और मान लो मैंने डैश भी लगा दिया, तो ये नंबर क्या है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, अब हमें ये चारों बातें क्लियर हो गई कि रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चारों बातें अलग अलग आपने सीख ली। अब मैंने क्या कहा था, इर्रेशनल नंबर के बारे में क्या कहा गया था, कि वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, फुलफिल हैं, तब कहेंगे हम वो नंबर्स इर्रेशनल हैं। जैसे मान लो 2.59583269 और एक नंबर लिया मैंने 3.905905 ठीक है, हमें बताना ये है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये नंबर देखो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, साफ साफ दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आगे कंटिन्यू है, आगे चल रहा है, रुका नहीं है, तो ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को लिखा NT, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। क्या है बोलो, ये नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग भी हो गया। इसकी बात करें अगर, ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर आपका है बोलो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है, रुका नहीं है। ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग, इसमें 905 905 905 रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर क्या हो गया बोलो, रिपीटिंग। सही है। तो अगर देखा जाए कि वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, इर्रेशनल नंबर। तो इस हिसाब से जो पहला वाला नंबर है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या है, रैशनल। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर इर्रेशनल नहीं है तो 100% वो रैशनल होगा। ठीक है, सही है। तो ये आपका आ गया पहला नंबर, ये आ गया आपका बोलो क्या, ये नंबर आ गया आपका इर्रेशनल नंबर। सही है। और ये वाला आ गया आपका कौन सा, रैशनल नंबर। तो ये है आपका रैशनल नंबर। सही है। तो जो P/Q वाली बात है ना, कि P/Q के फॉर्म में आएगा तो उसे रैशनल कहेंगे, ये डेफिनेशन आपको लिए मुश्किल हो सकती है। कब, जब आप एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम 7th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट सी डेफिनेशन है, क्वेश्चंस के लिए मामले में जो है वो पीछे रह जाती है। तो कौन सी डेफिनेशन जो 10th क्लास के लेवल से हमें पढ़ना है वो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली बात। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कोई नंबर ये ले लूँ मैं 0.56392815 और ये डैश। अब बताओ ये नंबर रिपीटिंग है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है,
ये नंबर अगेन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने कहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा देखो, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगेन क्या हो गया, ये इर्रेशनल नंबर। तो मेरे ख्याल से ये एक बेसिक सी पहचान है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की। तो जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे उन्हीं को हम रैशनल नंबर कहेंगे। अदरवाइज़ वो इसके अलावा कुछ भी होता है वो सारे केसेस रैशनल नंबर के हो जाएंगे। अच्छा, उसके आगे हम बात करते हैं। तो इसी डिस्कशन को अगर मैं आगे कंक्लूजन के फॉर्म में बताऊं तुम्हें, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस में जो है आपको एज इट इज़ यूज़ करने को मिल सकता है। पहला कंक्लूजन ये कि जब भी आपको रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर दिख जाए, जब भी आपको रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर दिख जाए उसे कहते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। तो ये मैंने कहाँ से बोला भैया, जो अभी मैंने पहले डिस्कशन किया है ना कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो मैंने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू किया कि जो रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा ना वो 100% क्या होगा, 100%, हाँ 100% क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसलिए मैंने उसे इर्रेशनल बोल दिया। देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे मान लो रूट 3 है, प्राइम नंबर तो जानते हो ना, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होता, 17 होता है, 19 हो गया, यानी जो क्या होता है जो खुद से कट जाते हैं और उसके अलावा 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं बोलो क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऐसी रूट 13, रूट 11, ऐसे सारे नंबर्स क्या है, ये इर्रेशनल है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा आ जाए 4 रूट 3, 5 रूट 7, ऐसे, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्यों, 4 तो रैशनल है लेकिन रूट 3 क्या है, इर्रेशनल। तो याद रखना कि अगर रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है बोलो, इर्रेशनल नंबर आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट था। अगला कंक्लूजन क्या देना है मुझे, वो ये है कि जितने भी नंबर जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, ठीक है, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 है ये, बार जिस पे लगा होता है ना वो सारे कैसे होते हैं बोलो, रैशनल नंबर। जैसे मान लो 2.356, ये क्या है, रैशनल नंबर। 9.051, ये क्या है, रैशनल नंबर। 3.8, कुछ भी हो, जितने बार वाले नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं बोलो, रैशनल नंबर्स। तो ये याद रखना दूसरा कंक्लूजन। तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जो P/Q के फॉर्म में आता है उसे रैशनल कहते हैं। ठीक है, चाहे आप वैसे देख लें, चाहे आप वैसे देख लें कि ये नंबर्स जो है, जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे 3.8 बार, इसका मतलब क्या है, 3.8 बार, इसका मतलब क्या, ये तो है 3.888 और ये ऐसे। अब मुझे खुद बताओ आप कि 3.88 ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात, रुका नहीं है, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब मुझे बताओ ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर है रिपीटिंग। बात समझ में आ गई। तो बताओ अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तब कहता इर्रेशनल, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब क्या है, रैशनल। तो सीधी सी बात है, जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो यही है कि आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, कोई नंबर दे देगा, कह देगा कि ये नंबर्स बताइए, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, ये सब पूछ सकता है। तो फंडा वही है, बेसिक सा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा चलो अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, वो है आपका रैशनलाइजेशन। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 रैशनलाइजेशन। उसमें क्या सीखना है हमें, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो नंबर रूट वाले होते हैं, जिसके ऊपर रूट लगा होता है, ठीक है, उसको कैसे ऐड किया जाता है,
कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो रूट वाले समझते हो ना, ऐसे मान लो ये लिखा हुआ है √5 + √6 ऐसे नंबर्स। ठीक है, इन्हें कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सीखेंगे। तो देखो मैं तुम्हें 2 बातें सिखा रहा हूँ। पहली बात ये कि जब भी रूट का नंबर कहीं दिख जाए तो उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहली बात क्या सिखाई मैंने कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसका, रूट के नंबर का कैसे किया जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही फंडा है, छोटा सा फंडा, वो क्या है भैया, √3 + 2√3, √5 + 6√5, -3√7 + 8√7। अभी समझ में आ जाएगा। 4√5 - 9√3। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हमें समझना ये है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखो सुनो क्या है, अगर रूट के अंदर नंबर सेम है, ठीक है, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तभी वो ऐड हो पाएगा, कहानी ख़त्म। रूट के अंदर नंबर सेम है तभी उसे ऐड कर पाएंगे, तभी उसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो रूट के अंदर नंबर सेम है, यस, तो जो नंबर रूट के अंदर है वो तो एज इट इज़ रहेगा। आगे जो नंबर है उसको ऐड किया जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 + 2 3, तो ये आ गया 3√3। देखो रूट के अंदर नंबर सेम है, यस, ये ऐड हो सकता है, हाँ ऐड हो सकता है। ये हमने लिख लिया √5। ठीक है, बाहर जो नंबर है वो एज इट इज़ जैसे बचपन में ऐड करते थे वैसे ऐड करेंगे। 6 + 2 8, ये आ गया 8√5। रूट के अंदर नंबर सेम है 7, उसे ऐसे लिख लिया, +8 - 3, 8 में से 3 क्या 5, 5√7। ठीक है, ऐसे ये रूट के अंदर। अच्छा ये बताओ रूट के अंदर नंबर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। दिस कैन नॉट बी एडेड और कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड बिकॉज द नंबर अंडर द रूट इज़ डिफरेंट। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन है कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्शन करने जाएंगे आप तो क्या देखना है, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है, जो रूट के अंदर नंबर है ना वो थोड़ा बड़ा नंबर होता है। बड़ा नंबर से मतलब ये है कि वो नंबर फैक्टर्स में कन्वर्ट होके वो पेयर बन सकता है। ठीक है, अगर वो पेयर बन जाए, जैसे 3√32 + 4√16 ये है। अगर मैं पूछूं इसे ऐड कर पाओगे तो ये नहीं बोलना कि नहीं ऐड होगा, ऐसा नहीं। क्यों, मैंने क्या कहा, अगर रूट के अंदर नंबर बड़ा है, बड़ा ऐसा मतलब जिसके पेयर बन सकते हैं, पेयर बन सकते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, जैसे ये ऐड करना है तो मैंने कहा कि ये नंबर ऐसा है जिसके पेयरिंग पॉसिबल है। 32 को अगर हम देखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं ना, 32 को बताओ, 2 16, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 कर सकते हैं। तो 5 आगे, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 का मतलब है ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया तो बाहर आ गया। देखो 3 ऑलरेडी बाहर है तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या हुआ, 32 जो है उसका 2 और 2 पेयर बनने से ये वाला यहाँ से एक 2 आ गया, ये पेयर कंप्लीट हुआ, यहाँ से एक 2 आ गया, ये वाला 2 रूट के अंदर एज इट इज रह गया, तो मैंने इस रूट के अंदर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्लस अगेन √16 क्या है, इसको भी हम फैक्टराइज या पेयरिंग कर सकते हैं। 4 चौक 16 डायरेक्टली बोल दो, 4 चौक 16 है ना, क्या हो जाएगा, ये पेयर बाहर आएगा, ये खाली 4 हो जाएगा और एक 4 ऑलरेडी अंदर, तो ये आ गया ये। अब मुझे बताओ कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√2 + 16, तो अब हमें बताना है फाइनली कि ये ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन अगर ऐसा है, ये तो आएगा नहीं, बहुत बेसिक है, ये बेसिक चल रहा है अभी, तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी 32 को ये जो पेयर बन सकते हैं उसको पेयर बना के आप पहले शॉर्ट कर दिए, ऐसे पेयर बना के आपने ये कर दिया।
जब ऐसा हो गया उसके बाद हम बताएंगे कि ये नंबर ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट ही नहीं है, या कहते हैं रूट के अंदर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है यही आंसर है, ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो मान लो ले लो कोई नंबर 3√2 + 5√32। क्या इस नंबर को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगेन पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये नंबर तो √2 है, इसके 2 का तो पेयर नहीं बनेगा, तो इसको तो हम ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रूट के अंदर 32 है इसकी पेयरिंग पॉसिबल है, रूट के अंदर 32 है, इसकी पेयरिंग पॉसिबल है। तो पहले क्या करेंगे, 32 को हम जाहिर सी मतलब तुम समझ जाओ 16 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 16 जो होगा वो 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 अंदर रह जाएगा। तो देखो 3√2 + 16 आ गया ना, तो 16 का 4 बाहर आ गया, देखो 5 ऑलरेडी है, इसको मैं ले सकता हूँ 4√2। ठीक है भाई, 5 चौक 20, तो ये आ गया 3√2 + 20√2। अच्छा नज़र नहीं आ रहा ये, तो ये आ गया आपका 3√2 + 20√2। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका ये वाली लाइन विजिबल है। ओहो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देखो भाई ये बोर्ड विजिबल नहीं नीचे का, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन विजिबल है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, √32 है, इसका पेयरिंग पॉसिबल है, तो हमने क्या लिखा 16 × 2 लिख सकते हैं नीचे। तो ये आ गया आपका 3√2 + 32 को क्या लिखेंगे बोलो, 16 दूनी 32, 16 × 2, तो 5 रूट के अंदर आ गया 16 × 2। 16 का पेयर बन सकता है 4 × 4 करके, तो 4 आ गया बाहर, 4 पंजे 20, 3√2। अच्छा यार विजिबल नहीं है, चलो यहाँ विजिबल है, तो ये आ गया आपका 3√2 + 5 20√2। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि ये नंबर यहाँ देखने से लग रहा था कि ऐड नहीं होंगे, लेकिन जब हमने इसको अगेन शॉर्ट किया तो क्या देखा कि यार ये तो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं, अब देखो यहाँ ऐड हो जाएगा √2 ये ऐड हो सकता है। ठीक है, तो 20 और 3 23, 23√2 कितना आ गया बोलो, 23√2। तो मेरे ख्याल से एडिशन समझ में आ गया और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक है, प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। तो जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बस क्या देखना है कि रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है तो ये देखो क्या वो नंबर पेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो पेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो पहले पेयरिंग करना, फिर लास्ट में जब वो सॉल्व करके आए फिर देखना है आपको कि वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे मैंने अभी बताया। अब दूसरी चीज़, चलो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर बताओ 3√2 + 5√2 - 9√7 + 7 है ये 3√7, क्या आंसर आएगा? सिंपल सी बात है, 5 और 3 8, 8√2, ये ऐड हो पाएगा। ये ऐड, ये क्या आ गया -9 + 3 -6 √7। तो यही आंसर है, जिसके आगे नहीं हो पाएगा। बात समझ आई क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि मैंने क्या कहा था, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो ये इसके आगे नहीं हो पाएगा, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अभी हम इसके आगे रैशनलाइजेशन में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो भी करेंगे। पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे भी कुछ लोग होंगे आप में से जिन्हें बेसिक नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं डिवीजन की तरफ। देखो, डिवीजन करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो ये फंडे है ना, बहुत काम की चीज़ है, ये जुगाड़ होती है, और जुगाड़ है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। सिंपल सा क्या जुगाड़ है, क्या फंडा है? मान लो 5√2 को 3√7 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये मत कहना कि रूट के अंदर नंबर सेम होगा तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ तभी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस है वहाँ पर ये देखते हैं कि रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर क्या देखते हैं,
रूट के अंदर नंबर सेम हो डिफरेंट हो कोई इशू नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई। क्या करना होता है, कुछ भी नंबर हो रूट के अंदर, बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है भाई, और रूट के अंदर जो नंबर है उसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट के अंदर क्या है बोलो, यहाँ पर 7 है, यहाँ 2 है, 7 दूनी 14, यहाँ आ गया 14, ठीक है। रूट के बाहर क्या है 5, यहाँ 3, तो 5 3 15, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी फंडा नहीं है, सिंपल सी बात है। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले नंबर से, तो क्या किया जाएगा, रूट के अंदर वाले नंबर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट के बाहर है उसको बाहर से मल्टीप्लाई। इतनी सी बात है बस मल्टीप्लिकेशन के केस में। अगर डिवीजन का केस है तो अच्छा एक आध एग्जाम्पल और बता दूंगा तुम्हें, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। मान लो 5√3 को मल्टीप्लाई करना है 2 और 2 मान लो 8, ठीक है। सेम चीज़ क्या करना है बोलो, रूट के बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 10। रूट के अंदर नंबर क्या है, यहाँ 3 है वहाँ 8 है, तो 3 8 24, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या करना है, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप रूट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक बात कसम खा लो कि जब भी रूट के अंदर कभी भी बड़ा नंबर दिखेगा, बड़े नंबर से मुराद, बड़े नंबर से मतलब है कि जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है, याद रखना, ठीक है। तो जब भी आपको रूट के अंदर बड़ा नंबर दिखेगा, बड़े नंबर से मतलब क्या है, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे हमेशा, हम इसको पेयर करेंगे, ठीक है। यानी 12 दूनी 24, या फिर डायरेक्टली कर लो, ये क्या है 4 6 24 है ना, तो 4 × 6, 4 6 24, ये आ गया 10, यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये 4 है, तो 4 का क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा ना, पेयरिंग 2 2 × 4, तो 2 बाहर आ जाएगा। 10 ऑलरेडी है, तो 2 दहाई 20, ठीक है। ये विजिबल नहीं है नीचे वाला बोर्ड, ओके, ये विजिबल है। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा 4 का, तो 2 दहाई 20, 20√6, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, 20√6, 20√6 आ गया, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो सिंपल सी बात है, तो मल्टीप्लाई जब भी करना होगा ना, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, बाहर वाले नंबर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले नंबर को अंदर से मल्टीप्लाई। लेकिन क्या याद रखना है कि जब भी आपको रूट के अंदर बड़ा नंबर आ जाए कभी भी, तो बस उसे आप बड़े नंबर से मतलब क्या है, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है, तो आप उसे पेयर करिए। पेयर समझ मैंने कैसे किया है, 24 का मतलब क्या हो गया, मैंने ऐसे पेयर किया है, 2 दूनी 4, 4 6 24, ठीक है। तो ये 2 का पेयर बन गया था, इसलिए 2 बाहर निकाल लिया, 6 अंदर रह गया। जब 2 बाहर आया 10 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ था, बाहर रहे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 20√6 आ गया। तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा यही फंडा है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक तरीका है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा डिवीजन का मैं और बता दूं, देखो डिवाइड का कोई वो नहीं है, जैसे डिवाइड करते हैं आप ऐसे करेंगे। जैसे मान लो 50√6 को डिवाइड करना है 20√3 से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे करते हैं वैसे ही करना है। कैसे करते थे आप, 5/2, और इसको आप एक साथ रूट लगा सकते हैं, ऐसे एक साथ लगा सकते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 5/2 और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ गया। तो बात समझे, कोई मसला नहीं है, जैसे रूट एक साथ करके आप जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब जो अच्छे क्वेश्चन हैं हम उस पर आते हैं। रेशनलाइजेशन, जैसे मान लो 5/√3 है, ठीक है, इसको कह देगा कि रैशनलाइज करिए। क्या कर दिए बोलो, रैशनलाइज। तो देखो मुझे बेसिक बता के मैं ज़रा आगे बढ़ना हूँ कि मुझे अपना जो अच्छे क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करना है, तो मैं बस जल्दी से बेसिक बता दूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लो 5√3 था, तो क्या करना है, डेनोमिनेटर के
जो डेनोमिनेटर है √3, डेनोमिनेटर में कभी भी रूट का नंबर नहीं आना चाहिए। जब भी कहते हैं कि रेशनलाइज कर दिया आप, तो क्या करना है, क्या दिमाग में रखना है कि डेनोमिनेटर रूट से फ्री करना है, सिंपल सी बात। तो क्या कर देना आपको, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी √3 है ना ये, इस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपने पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से। ये आ गया आपका 5√3, ये आ गया √3 इंटू √3 कितना हो गया, बोलो 3। चलो ये बात याद रखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। √5 इंटू √5 देखो क्या आएगा। मैंने क्या सिखाया था मल्टीप्लाई करते वक्त, कि बाहर वाले नंबर को बाहर से और अंदर वाले नंबर को अंदर से। तो बाहर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से करोगे 1 ही आएगा। ओके, रूट के अंदर क्या है, 5 और 5 पचम 25, ठीक है। रूट के अंदर बड़ा नंबर आ गया, बड़े नंबर से मुराद इसकी पेयरिंग पॉसिबल है, और साथ साथ दिख रहा है कि पेयरिंग कैसे होगी, 5 इंटू 5 होगी, ये तो मालूम है आपको, यानी क्या आंसर आ गया 5। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि √5 इंटू √5 क्या आ गया 5। तो ये हमेशा याद रखना। इसी तरीके से मान लो √9 इंटू √9 क्या आंसर आएगा 9। इसी तरीके से √6 इंटू √6 क्या आंसर आएगा 6। तो जो भी है √x इंटू √x क्या आना है आंसर x, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो ऐसी √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो रैशनलाइज का मतलब, बेसिक मतलब ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। अगर आपको रैशनलाइजेशन आ गया तो समझ लो आपका एंट्रेंस में एक क्वेश्चन फंसना है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी क्या बताऊंगा, चलिए देखते हैं ना, बंद हो गया जैसे। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब 2/√3 + 1 क्या करना है, बेसिक रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। अभी अगेन ये बेसिक चल रहा है। तो क्या करना है हमें, इस वाले नंबर को सेम बस साइन चेंज करना है। बोलो क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जो ऊपर लिखा गया है वही नीचे आएगा। कोई मैथमेटिक्स का रूल है, आप कट जाएगा बना जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये इससे कट जाएगा, ये अगेन वही सेम चीज़, कुछ ऐसे चुल करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जो यहाँ लिखा गया वो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल। 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन √3 + 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 को और √3 - 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पर अगेन एक आइडेंटिटी याद रखना, और जब हम चैप्टर नंबर 2 या टॉपिक नंबर 2 पर मूव करेंगे तो आपको बहुत सारी आइडेंटिटी सिखाई जाएंगी, बहुत ट्रिकी तरीके से सिखाई जाएंगी, ठीक है। सिर्फ बताई नहीं जाएंगी, सिखाई जाएंगी, याद करवाई जाएंगी, ठीक है। तो देखो ये तो सबको पता है, बच्चों वाली आइडेंटिटी है, a + b इंटू a - b, ये तो याद होगी, ठीक है। कैसे, अच्छा बेसिक मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको इससे करोगे फिर इससे करोगे, है ना, बता रहा हूँ फाइनल। इसे उठाओगे, एक बार इससे करोगे, एक बार इससे करोगे, ऐसे ही उससे करोगे, तो फाइनली क्या आता है, a² - b² आता है। सबको याद होगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो जब भी आप रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी समझ लो 100% यूज़ होगी। तो याद रखना कि a + b और a - b बन रहा है, कि √3 को मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a + b और a - b क्या होगा, a² - b²। क्या होगा बोलो, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने पीछे सिखाई थी एक चीज़, दोबारा देखो यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि √3 इंटू √3 क्या बोला था मैंने, 3 सिखाया था ना, बोलो ओके। √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, ठीक है ना। तो बेसिकली √3 इंटू √3 क्या है, ये √3 का स्क्वायर ही तो है, ये है। तो जब भी √3 का स्क्वायर होगा तो क्या जाएगा 3, √5 का स्क्वायर 5, तो √3 + 1 और √3 - 1 ये आ गया आपका a² - b²। सही है भाई। अब मुझे बताओ 3
यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 1, 3 माइनस 1 2, ऊपर ऑलरेडी 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? बोलो रूट 3 माइनस 1 नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना कमेंट में कैसे आया। ठीक है, 3 माइनस 1 2, ऊपर 2 है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? रूट 3 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक है आपका बहुत। तो सुनो, इस तरीके से हम करते हैं रैशनलाइजेशन। अब देखो क्वेश्चन जो आता है एंट्रेंस में, थोड़ा उसकी बात कर ले ज़रा सा, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो। मान लो 5 रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये दे रखा है, समझना अच्छे से। हमने क्या किया, तो क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, जैसे मैंने पीछे किया था ना, इसको अलग पूरा रैशनलाइज करेंगे, इसको अलग पूरा रैशनलाइज करेंगे, और जो आंसर आएगा लास्ट में उसको फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक सिखा रहा हूँ अभी। तो देखो क्या करेंगे, ये मालूम है आपको कि रूट 3 प्लस 1 अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सही है, मैं पहले ये वाला करता हूँ। उसके बाद क्या आएगा आपका, 5 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया 5 को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, बाद में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन। ठीक है भाई, और मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये डायरेक्टली क्या है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 2, ये आ गया आपका 5/2, और ये ऊपर है रूट 3 माइनस 1, ये आ गया आपका। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बीच में माइनस लगा हुआ, ये वाला मैंने माइनस इसको ऐसे लिख दिया, ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, 2/√3 माइनस 1, 2/√3 माइनस 1, क्या करना, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही तो है। तो ये रूट 3 का स्क्वायर अगेन 3 आएगा, बोलो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो आ गया पर 2 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, और नीचे क्या आ गया 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिला आंसर, यहाँ लिखते हैं, ये आ गया 5/2 रूट 3 माइनस 1, 5/2 रूट 3 माइनस 1, और ये क्या आ गया 2 से 2 कट गया, खाली रूट 3 प्लस 1, और ये बीच में माइनस है, ये वाला माइनस। ठीक है, तो वो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, ये माइनस आ गया, और ये क्या है आपका रूट 3 प्लस 1, ब्रैकेट में आएगा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो, 5/2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर डालो, रूट 3 आ गया, 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5/2 आ गया, इसको इससे और इसको इससे। अब ये माइनस लगा हुआ है, आगे साइन चेंज होना है, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना है, जो नंबर रूट के अंदर है वही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर है 5/2, यहाँ पर क्या है -1, क्या है बोलो -1, तो 5/2 -1 क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ करके देख लो साइड में, 5/2 -1 क्या आ गया 5 - 2 3/2, 3/2 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या बोलो 3/2, और ये रूट 3 यहाँ पर रूट 3 एज इट इज रहेगा, अभी सीखा है हमने। अब ये -5/2 और -1 इसको एज इट इज करना है, तो -2 और -5 -7/2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है, चलिए ठीक है, हमें ये देखना है कि ये तो आंसर है। अब मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर
यहाँ पर छोटी सी चीज़ दे रखी है इस क्वेश्चन को, ये मैंने करवा दिया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज़ देखिए, एंट्रेंस में जब पूछेगा कैसे पूछेगा इस सवाल को, तो वो सवाल बिल्कुल आ सकता है। ये मैंने स्टेप सारे करके दिखाए, ये 2 स्टेप का सवाल है। अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा है, ये मैंने आपको सारे स्टेप जानबूझ के करके दिखाए ताकि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं फ़िलहाल ये मिटा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन को अगर ये एंट्रेंस का क्वेश्चन होता तो कैसे पूछता, देखो ऐसा लिखा होता, दिस इज इक्वल टू a√3 + b, देन a और b, और ऐसे ऑप्शन दे रखे होते। ऑप्शन में लिख लिया, कुछ भी हो सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है एंट्रेंस में। तो जैसे मैंने अभी सॉल्यूशन किया है ना, उसी सॉल्यूशन को करना है, लेकिन थोड़ा तेज़ करना है और कम से कम स्टेप में कोशिश करनी है करने की। जब वो हो जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो लास्ट में हमारा आंसर आया है ना, देखो क्या आया है, 3/2 और √3 - 7/2, ठीक है। 1 मिनट ये लगा लूँ, ओहो हाँ। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये है इससे कंपेयर करना है आंसर को। इसको पहले पूरा सॉल्व किया जाएगा, जैसे सॉल्व किया, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आया हमारा, यही तो आंसर आया। इसको कंपेयर करना है किससे, जो गिवन चीज दे रखी है इससे कंपेयर करना है। अब देखो √3 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, a, √3 के साथ जो कुछ अटैच है वो क्या है, a, ठीक है। यहाँ पर √3 के साथ क्या अटैच है, 3/2, तो क्या समझ में आया, a आ गया 3/2, सही है। इसके अलावा जो कुछ है वो -7/2 है, ऐसे इसके अलावा जो कुछ है वो +b है, तो +b की वैल्यू क्या आ गई, -7/2। तो ये ऑप्शन दे रखा होगा, ये आंसर है। तो वही सेम सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो इस तरीके से फ्रेम कर देगा कि a और b निकालिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन लोगों से किसी तरीके से। तो आप क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, रैशनलाइजेशन, ठीक है। चल रही है वीडियो, ओके। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, तीसरे टॉपिक पे, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं और बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं हल्का सा एक आइडिया दे दूं ताकि जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो खुद ही करोगे क्वेश्चन ही वाला। √x की पावर 3/2 - 1/2 ऐसे ऑप्शंस दे रखे होंगे, ठीक। ये बस ऐसे ही बना दिया गया है क्वेश्चन, मतलब बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद 11th एंट्रेंस दिया, मुझे मालूम है कि जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो उस वक्त बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आया था मैं, ठीक है। मैं तो खैर इंटरनल था, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए थे। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आपको ये नहीं सोचना कि मैं इंटरनल हूँ या एक्सटर्नल हूँ, आपको कम से कम 80+ का टारगेट रखना है, आप 100% सेलेक्टेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं एक्सपोनेंशियल से, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप ये टॉपिक सीख लें। पहले ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या है इसका, तो बड़ी आसान चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर लगा दी जाए, 3 की पावर 2, इसका मतलब जानते हो यार 9 होता है ना। मैं कह रहा हूँ कि 3 के पावर 2 है और उसके ऊपर और लगा दी पावर, इसका मतलब क्या हो गया, 9 की पावर 5 बोल लो या फिर कह लो 2 × 5। बात समझ में आ गई। अगर पावर पे पावर चढ़ी हुई है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। माँ बताओ, जैसे अगर x की पावर 3 होल की पावर -1/2, क्या आंसर आएगा, -3/2। x की पावर 3 और -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3/2 आएगा,
ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना, ये फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया मैंने, जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ जाए ऐसे तो सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं इसे जनरलाइज अगर करूँ तो जनरलाइज मैं हमेशा चाहता हूँ कि एग्जाम्पल से चीज़ें समझ में आए तो वो याद रहती हैं ना। मान लो ऐसे है ना, एक और लगा दो इसके ऊपर यार, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू एन इंटू पी, ये जनरलाइज्ड है। ऐसे याद रख सकते हो या ऐसे याद कर सकते हो, कैसे भी। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है। सारे रूल सीख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे आते हैं। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या है, देखो वो ये कि अगर मान लो 5 की पावर 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 25 की पावर 2 है, सही है। तो ये थोड़ी है कि ऐसे 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 5 को 3 बार करोगे 25 को, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, जब इसे कहते हैं बेस, बोलो इसे क्या बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं बेस, ये होता है बेस, ठीक है। और जो पावर है इसको एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो, ठीक है, ये बेस है, ये क्या है, बेस, ठीक है, ओके। तो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, याद रहेगा। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 ऐसी रहेगा, ये पावर ऐड हो जाएंगे, 6 + 3 हो जाएंगी, पावर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 25 सेम नहीं है ना, तो 25 सेम नहीं है तो सेम कर सकते हो ना। अभी एक रूल पीछे पड़ा है कि 5 की पावर 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसे 25 को लिख सकते हैं। ऊपर ये वाला 2 ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी लगा दिया, पावर के ऊपर पावर आ गई, 2 दूनी 4, पावर के ऊपर पावर आ गई, 2 दूनी 4, बात समझ आ गई। तो 25 की पावर 2 को तुम 5 की पावर 4 लिख सकते हो, यस, ठीक है। तो देखो इधर, तो ये आ गया आपका 5 की पावर 9 और ये आ गया आपकी 5 की पावर 4, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। अगेन पावर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई ऐड कर दी जाएगी, तो 5 की पावर 9 + 4 13, ठीक है, गलत, ठीक है भाई, ये पावर ऐड कर दी जाएगी। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 13 आ गया, ठीक है। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया कि अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ तो ये तुमने पढ़ा होगा इस तरीके से कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, ये बेसिस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है m + n + p, ये पीछे सिखाया गया है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, ये हमने पीछे समझाया अभी। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 ये है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n